हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले जो एक्सरसाइज 3 है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो थी हमारी रैखिक समीकरण, ठीक है। और ये चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने चैप्टर जो हमारा 3 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमारी कैसी होती थी, मैं एक बार आपको बता दूं कि जिसमें x या y की घात जो हमारी एक होती थी, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस टाइप की कुछ इक्वेशन होती थी, या फिर 2x प्लस के 4y इक्वल टू 5, इस टाइप की कुछ इक्वेशन होती थी। यहाँ पे जब x और y की पावर एक होती है तो इसे कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें जो x और y की पावर है वो स्क्वायर मतलब 2 रहेगी, तो इसीलिए उसे द्विघात समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर है उसमें हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट ही एक्सरसाइज हमारी दी है उसमें हमें क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण को पहचानना। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। द्विघात समीकरण को पहचानना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को पहचानना, ठीक है ना। जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें यही है कि द्विघात समीकरण को पहचानना व बनाना, ठीक है, ये चीजें हैं उसमें। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। जब हम द्विघात समीकरण को पहचान लेंगे, बना लेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम वहां पे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, को हल करने की विधियां। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां जो होती हैं वो, ठीक है। इसमें जो भी समीकरण हमें दिया गया होगा हम उसे वो सॉल्व करके या हल करके एक्स और वाई की जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको निकालेंगे। इसी तरह हम रैखिक समीकरण में भी करते थे। हम यहाँ पे भी दो समीकरण हमें दी होती थी, इनको सॉल्व करके हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालते थे। द्विघात समीकरण में हमें एक ही समीकरण दी गई होगी और उसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स या वाई जो भी हमारा दिया गया होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी उस समीकरण में होगा। अगर x होगा तो x की वैल्यू और y दिया होगा तो y की वैल्यू। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसको हल करने की विधियां जो हैं इससे अलग हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी विधियां हैं मैं वो बता दे रही हूँ आपको। इसमें नंबर 1 है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को हम पहले पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। ये बहुपद में पढ़ चुके हैं। इसका कुछ पार्ट हम छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं, 8th में भी कुछ पार्ट था इसका पहले, अब भी है शायद थोड़ा, और जो 9th क्लास है उसमें भी कुछ पार्ट है इसका। उसके बाद आता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इससे भी हम जो है सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाकर तब हल करेंगे। उसके बाद जो अगला है वो सी, वो क्या है हमारा, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको अभी बता रही हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र, इसको द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र, इस विधि से हम सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है उनको ज्ञात करना। नंबर 3rd पे ये तो हमारे तीनों मेथड हो गए कि जिन तरीकों से हम जो है द्विघात समीकरण को हल करेंगे, वो हमारी ये 3 विधियां हैं। कभी कभी एग्जाम में नाम भी दिया जाता है कि इसी विधि से सवाल को हल करिए, और अगर नाम नहीं दिया जाता है तो आप किसी भी विधि से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है द्विघात समीकरण। इसके बाद हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ये हम सीखेंगे। ये चीजें हैं जो हम उसमें, जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें हम सीखेंगे, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी है, मेरी तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये लगती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ द्विघात समीकरण क्या होती है, ठीक है। अब चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हेडिंग, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। जब भी कोई समीकरण हमें दी गई होगी उसमें जो चर होता है एक्स या वाई, उसकी एक्स या वाई ए बी सी भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जो अधिकतम घात है वो 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, और राइट साइड पे 0 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक्स की अधिकतम घात 2 वाली द्विघात समीकरण तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं बहुपद में, ठीक है ना। वहां पे इस तरह की कुछ इक्वेशन होती थी, वाई स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 3, इस तरह की इक्वेशन होती थी बहुपद में, ठीक है।
पर वो बहुपद वाला चैप्टर अलग अलग था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके हम राइट साइड में यहाँ पे जीरो लगा दें, ठीक, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाती है। ये हमारी क्या हो गई है, द्विघात समीकरण हो गई है। अब समीकरण को मानक रूप में लिखने के लिए जो हम x है, x को घटती घात के क्रम में लिखते हैं। मान लिया जो इक्वेशन है वो हमें सीधा ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि एकदम ऐसे ही बना के, हो सकता है कभी ऐसे भी लिखी हो 5y + 3 + y², या कभी ऐसे लिखी हो 5y + y² + 3 = 0। इस तरीके से भी इक्वेशन मिल सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे इसकी। y² इस तरीके से, पहले बड़ी घात, फिर y की 1 घात, और फिर 3। यहाँ पे y की 0 घात होती है। जब भी किसी नंबर की, मान लिया हम y की घात 0 लगाते हैं, या किसी भी नंबर की पावर जो है 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी y की पावर 0 होती है, पर उसका मान क्या है, 1 है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिखते, और = 0 इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मानक रूप है, वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसका मानक रूप क्या है, ये बुक में भी दिया गया है। जो मानक रूप है इसका, ax² + bx और +c = 0, ये मानक रूप है। अगर हम इस जो मानक रूप है इसकी यहाँ से हम तुलना करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा कितना होगा यहाँ पर, सॉरी ये वाली समीकरण मैंने x में लिख दी है। अगर यहाँ पे y में लिख दें, y में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। ठीक है, इस तरीके से। वैसे जो बुक में स्टैंडर्ड समीकरण लिखी है वो ऐसे लिखी है, ax² + bx + c = 0, x में समीकरण दी गई है। ठीक है, पर इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों इक्वेशन सही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी वो रैखिक समीकरण थी, क्योंकि यहाँ पे x और y की पावर 1 थी, तो ये रैखिक समीकरण में थी। उसके बाद हम द्विघात समीकरणों को पहचानना और उनको बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें कि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, ये 3 हैं। इनसे हम द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां सीखेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना। मैंने द्विघात समीकरण आपको बता दिया है कि जिसमें x की मैक्सिमम घात, मतलब बड़ी से बड़ी घात x या y की 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होती है। 2 से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए। उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से फॉर्म में भी मिल सकती है, तो आप उनको मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं। पहले y की पावर 2, फिर y की पावर 1, फिर यहाँ पे y की पावर 0, इस तरीके से। अगर हम यहाँ से तुलना करना चाहें तो a की वैल्यू हमारी 1 आएगी, b की वैल्यू 5 आएगी और c की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवालों जिसके एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 1। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। निम्न स्थितियों की गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना जॉन जो है उसके पास कंचे x है, क्योंकि किसी एक का तो मानना ही पड़ेगा हमें। तो हम लिखते हैं कि जॉन के पास माना जॉन के पास कंचे बराबर, जॉन के पास कंचे बराबर कितने हैं, x। अगर जॉन के पास x है और इन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जॉन और जीवंती की दोनों के पास मिलाकर कुल 45 है। जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ जीवंती के पास कंचे बराबर 45 - x। भाई 45 में से जॉन वाला हिस्सा निकाल दो, उसके बाद किसका हिस्सा बचा, जीवंती का, तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि दोनों के कुछ कंचे खो गए हैं, कितने कितने, दोनों के 5-5 कंचे खो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचे। ठीक है ना, कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे बराबर, जॉन के पास x कंचे थे, x में से 5 खो गए, तो बचे कितने, x - के 5। फिर जीवंती के पास कितने बचे, इसे भी लिख दे रही हूँ, कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे बराबर कितने, उसके पास पहले 45 - x थे,
45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 चले गए, ठीक है ना, तो कितने बचे? 45 में से 5 घटा देंगे 40। भाई इन दोनों को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, एक्स को भले ना सॉल्व कर पाए इसके साथ, पर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 में से 5 गया 40 माइनस के एक्स। अब उसने क्या कहा, ये 40 माइनस एक्स बच गया। चलो उसके बाद जो भी कहा गया उसको करेंगे। उसने कहा कि अब उनके पास जो कंचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है। खोने होने के बाद कुल कितने कंचे बचे? खोने के बाद जॉन के पास तो बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन्होंने कहा है कि 124 है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रश्न से कि इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। ठीक है, 124 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की 40 में करेंगे तो हो गया 40x, एक्स की माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, 5 की माइनस 5 की 40 में करेंगे तो कितना हो गया? 5 चौके 20, 200, और माइनस 5 की माइनस एक्स में करेंगे हो गया 5x 124। अब थोड़ा सही क्रम में कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 40x प्लस के 5x माइनस के 200, और ये 124 है ना, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं। अब क्या हो गया? माइनस के एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 45x माइनस के 200 और 100 कितना हो गया? 324। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 इक्वल टू 0। माइनस को भेज दिया हमने इधर जीरो में, तो क्या हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और माइनस के 324 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। क्या कहा गया था हमें सवाल में कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ऊपर से सवाल में क्या कहा गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना है, सॉल्व करके आंसर नहीं बताना है। तो ये हमने इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हो गया द्विघात समीकरण बनाना। ये हमने द्विघात समीकरण बनाई है एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो उलझाने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं कि सवाल बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम, यहाँ पे दिया गया एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दिन में जो खिलौने निर्मित किए जाते हैं उनकी संख्या x है। उसके बाद फिर देखते हैं सवाल को आगे। हम यहाँ पर मान लेंगे कि एक दिन में जो कुछ खिलौने निर्मित होते हैं उनकी संख्या कितनी है? x है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल नंबर, ये हमारा इसी का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था ऊपर वाला और ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी का। तो मैं लिख दे रही हूँ कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर हमने क्या मान ली? यहाँ पर x मान ली। और प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि 55 में से जो एक दिन में खिलौने बने हैं उनको घटा दें। मतलब एक दिन में हमारे x खिलौने बने हैं, तो इसको अगर हम 55 में से घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 में से इस x को घटाना है। मतलब कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। ठीक है, अब प्रश्न से हमें निर्माण लागत जो है क्वेश्चन में दी है, अभी मैं वो उसको भी दिखा रही हूँ। निर्माण लागत कहाँ पे लिखा है? निर्माण लागत
ये रहा, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, ठीक है ना। एक दिन में निर्माण लागत 750 रुपये है, तो हम निर्माण लागत कैसे लिखेंगे, यहाँ पे निर्माण लागत हमें 750 रुपये दी गई है, ठीक है। और निर्माण लागत निकलेगी कैसे हमारी, जैसे कि हम एक दिन में x खिलौने बना रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य हमारा कितना है 55 माइनस के x। मान लिया आप कोई छोटी कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, आप उसमें एक दिन में 10 पेन बना रहे हैं और एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो कुल कितने रुपए का सामान आपने बनाया 50 रुपये का, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, एक खिलौने की जो मतलब कुल खिलौने जो बन रहे हैं एक दिन में उनकी संख्या x है और उन जो खिलौनों का एक खिलौने का मूल्य ये है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निर्माण लागत हमारी आ जाएगी, वो भी एक दिन की, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसमें भी समीकरण ही बनानी है, तो x की पहले मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 55x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 55x और माइनस के 750 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी समीकरण, ठीक है। हमें केवल समीकरण बनाने के लिए ही कहा गया था सवाल में। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था उसका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। हमें गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया था, हमने गणितीय रूप में उसको सवाल को व्यक्त कर दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले हम द्विघात समीकरण बनाना और उसको पहचानना सीखेंगे। यहाँ पे हमें जो समीकरणें दी गई हैं इनमें हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन 2 है एग्जाम्पल 2, इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग लिख लेते हैं और जांच करते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ एग्जाम्पल 2 और इसका पार्ट नंबर 1 ये लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 2x माइनस के 3, ठीक है ना। ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, हम x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है उसको खोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a की 2 प्लस b की 2 माइनस के 2ab, ठीक है। ये प्लस 1 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 2x माइनस के 3, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के कितना हो गया 4x प्लस के 1 इक्वल टू 2x माइनस के 3, ठीक है। अब हम सबको लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x बाद में चलिए सॉल्व करेंगे, माइनस के 2x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है तो एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही रहेगा। 4 और 1, पहले मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, माइनस के 4 और माइनस के 2 कितना हो गया माइनस के 6x, 4 और 1 हो गए 5, 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8। ये हो गया हमारी समीकरण। अब आप इसको देख के बताइए क्या ये हमारी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है ना, और एकदम सही क्रम में भी लिखा हुआ है। तो क्रम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतनी चीजें होनी चाहिए कि जो x की पावर है वो 2 मैक्सिमम होनी चाहिए इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने बता दिया द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, x प्लस 1 प्लस के 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, इस तरीके से दिया गया है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या दिया गया सेकंड पार्ट इसका, x प्लस के 1 प्लस के 8 इक्वल टू x प्लस के 2 और x माइनस के 2, ठीक है, ये दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या फिर देख के समझ जा रहे हैं कि ये जो है फॉर्मूला बन रहा है होल स्क्वायर का, मतलब जो होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस टाइप से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 2x, 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 2 जा माइनस के 4, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया है, ये बचा है x प्लस के 8 इक्वल टू माइनस के 4, x प्लस के 8 प्लस के 4 इक्वल टू 0 और x प्लस के कितना बचा 12,
तो यहाँ क्या x की अधिकतम घात 2 है? नहीं है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, x की अधिकतम जो घात है 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी। अब चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कई सारे पार्ट हैं इसमें। थर्ड पार्ट क्या है, ये लिखा है x 2x + 3 = x² + के 1। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इसका थर्ड पार्ट है। मैं इसको भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर। क्या दिया गया हमारा, x 2x + के 3 और = x² + के 1। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे भी सिंपली दिखाई दे रहा है कि पहले हमको इसकी जो x है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। तो चलिए x की मल्टीप्लाई यहाँ कर ले रहे हैं। कितना हो गया, 2x² + के 3x = x² + के 1। सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। 2x² + के 3x माइनस के x² माइनस के 1 = 0। 2x² में से x² गया, बचा x² प्लस के 3x और माइनस के 1 = 0। अब तो सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ नहीं बचा है। और हम यहाँ देख भी सकते हैं कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पे लिख दें द्विघात समीकरण है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ खाली, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है, x + 2 की होल क्यूब माइनस के x³ और सॉरी = x³ - के 4, ये दिया गया है। x + 2 की होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं लिख दे रही हूँ फॉर्मूला भी। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है इसमें, x + के 2 की होल क्यूब और = x³ - के 4, ये दिया गया है इसमें। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दे रही हूँ कि a + के b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है a की 3 प्लस के b की 3 प्लस के 3ab और a + b। ठीक है ना, ये है इसका फॉर्मूला। अब वही ये वाला फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, a की 3 प्लस b की 3 प्लस के 3ab और a + b, ये हो गया। बराबर में हमारा ये है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे x की 3 हो गया और 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8। 2 की घात 3 का मतलब 2 × 6 नहीं होता, बहुत बच्चे यही काम करते हैं। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस तरीके से। ये हो गया हमारा 3 दूनी 6x और ये x + 2 ऐसे ही रहेगा, = x³ - के 4। x³ से x³ हमारा कैंसिल हो गया। 8 यहाँ पहले से ही है, 6x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 6x² और यहाँ पे हो गया 12x = -के 4। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सही क्रम में भी लिखेंगे इसको। और जो ये 4 इधर है इसको इधर ले आते हैं। ये हो गया 6x² प्लस के 12x और 8 और 4 कितने हो गए, ये भी हमारे कितने हो गए, 12, मतलब 12 ही हो गए। आप चाहे तो यहाँ 6 कॉमन लेके इसको यहाँ भेज सकते हैं 0 में, पर इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण दिखाना है। तो चूंकि यहाँ भी x की सबसे बड़ी घात कितनी हमारी है, 2 है, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, सॉरी, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें x की पावर 2 जैसी फॉर्म हमें, जो हमारी स्टैंडर्ड जो मैंने इक्वेशन बताई थी ना, ax² प्लस bx प्लस के c = 0, जो ये है इसको ऐसा बनाना, इस समीकरण को ऐसे रूप में लाना है। अगर ऐसे रूप में बन गई तो समझो कि ये द्विघात समीकरण है। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हमारी एक्सरसाइज जो है 4.1 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।